हेलो स्टूडेंट्स, इंश्योरेंस लॉ की आज की क्लास में हम बात करेंगे इंश्योरेंस कॉन्ट्रैक्ट के बारे में। आज हम लोग ये नया टॉपिक शुरू कर रहे हैं जो बात कर रहा है बीमा अनुबंध के बारे में, बीमा अनुबंध का अर्थ और उसके आवश्यक तत्व, इंश्योरेंस कॉन्ट्रैक्ट, उसकी मीनिंग और उसके बेसिक एलिमेंट्स के बारे में। इंश्योरेंस कॉन्ट्रैक्ट की अगर हम लोग बात करें, बीमा अनुबंध क्या होता है, इसकी डेफिनेशन की बात करें तो हम लोग प्रीवियस क्लासेस में भी डिस्कस करके आ चुके हैं, जहां हमने बीमा का मीनिंग पढ़ा था। एज एन एक्ट भी मैंने आपको बताया था एंड एज एन कॉन्ट्रैक्ट भी बताया था। साथ में आपको ये भी बताया था कि इंश्योरेंस जो है वो एक प्रकार का अनुबंध ही है, एक प्रकार का कॉन्ट्रैक्ट भी है। किसके बीच में है? बीमाकर्ता और बीमित के बीच में। ठीक है, तो हम क्या कह सकते हैं, बीमा अनुबंध किसे कहते हैं? अगर हम इसके अर्थ की बात करें सबसे पहले तो इसका अर्थ क्या होगा? बीमा अनुबंध जो है वो बीमाकर्ता और बीमित यानी कि इंश्योरेंस कंपनी एंड इंश्योर्ड दोनों के बीच में क्या है? अनुबंध है। और किस प्रकार का अनुबंध है? इस अनुबंध में बीमाकर्ता एक निश्चित प्रतिफल के बदले में, बीमा अनुबंध में बीमाकर्ता एक निश्चित प्रतिफल के बदले में, मतलब एक कंसिडरेशन के बदले में बीमित को एक निश्चित घटना के घटने पर निश्चित धनराशि की क्षतिपूर्ति का वचन देता है। अभी निश्चित धनराशि की क्षतिपूर्ति का वचन देता है या निश्चित धनराशि देता है? क्षतिपूर्ति का या देने का? क्योंकि इंश्योरेंस कॉन्ट्रैक्ट में तो दोनों प्रकार की चीजें शामिल है ना बेटा, जिसमें लाइफ इंश्योरेंस भी आ जाती है और जनरल इंश्योरेंस भी आ जाती है। तो लाइफ इंश्योरेंस में तो क्या होता है कि पूरा का पूरा अमाउंट देना होता है, चाहे क्षति हो या ना हो। कहेंगे बीमा अनुबंध वह अनुबंध है जो बीमाकर्ता और बीमित दोनों के बीच में किया जाता है, दोनों करते हैं, है ना। जिसको पक्षकार कौन हो गए बीमा अनुबंध के? दो पक्षकार, फर्स्ट इज इंश्योरेंस कंपनी एंड सेकंड इज इंश्योर्ड। ठीक है, तो बीमाकर्ता और बीमित के बीच किया जाने वाला अनुबंध क्या है? बीमा अनुबंध, जिसके अंतर्गत बीमाकर्ता एक निश्चित प्रतिफल के बदले में, अब निश्चित प्रतिफल हो गया यहाँ पर कंसिडरेशन, निश्चित प्रतिफल के बदले में। और बीमा अनुबंध में कंसिडरेशन क्या है? बीमाकर्ता के लिए तो कंसिडरेशन क्या है? बीमा की राशि, जबकि बीमित के लिए कंसिडरेशन क्या है? यहाँ पर क्षतिपूर्ति का वचन। ठीक है, फिर बात करते हैं निश्चित प्रतिफल के बदले में निश्चित घटना के घटने पे या फिर इसकी अवधि पूरी हो जाने पर, जीवन बीमा के संदर्भ में अगर हम देखें तो, ठीक है, निश्चित धनराशि की क्षतिपूर्ति का वचन देता है कि भाई मैं पर्टिकुलर घटना घट जाएगी तो आपकी क्षतिपूर्ति मैं कर दूंगा, आपको जो हानि होगी उसको कंपनसेट में कर दूंगा, ये बीमा कंपनी कहती है। अगर हम लाइफ इंश्योरेंस की बात करते हैं तो वहां पर निश्चित धनराशि देने का वचन करते हैं। क्यों भाई? वहां पे पर्टिकुलर पूरा अमाउंट वो आपको देना होता है और डेथ नहीं होती तभी भी देना होता है, पॉलिसी मैच्योर हो जाती है तो, ठीक है ना। तो इस तरह से बीमा अनुबंध जो है वो हो गया बीमाकर्ता और बीमित के बीच में अनुबंध, जिसमें कि बीमाकर्ता एक निश्चित प्रतिफल के बदले में एक निश्चित घटना के घटने पर एक निश्चित धनराशि बीमित को देने का वचन करता है। ये हम बात करेंगे बीमा अनुबंधों के आवश्यक तत्वों के बारे में, ठीक है, जिससे कि हमारा और क्लियर हो जाएगा। ठीक है, फिर देखिए इंश्योरेंस कॉन्ट्रैक्ट जो होता है, बीमा अनुबंध जो होता है, उसमें कुछ तत्व तो होते हैं आपके संविधान अधिनियम 1872 के, यानी कि इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 के कुछ बेसिक एलिमेंट्स जो होते हैं वो इंश्योरेंस कॉन्ट्रैक्ट में भी होते हैं। क्योंकि इंश्योरेंस कॉन्ट्रैक्ट क्या है? खुद एक कॉन्ट्रैक्ट है, तो जो जनरल कॉन्ट्रैक्ट में पाए जाने वाले एलिमेंट है वो इंश्योरेंस कॉन्ट्रैक्ट में होंगे ही होंगे। ठीक है, इसके अलावा कुछ स्पेसिफिक एलिमेंट्स होते हैं जो इंश्योरेंस एक्ट 1938 के हिसाब से भी होते हैं इंश्योरेंस कॉन्ट्रैक्ट में। तो इस प्रकार हम इंश्योरेंस कॉन्ट्रैक्ट के बेसिक एलिमेंट्स को, उसके आवश्यक तत्वों को दो पार्ट्स में डिवाइड करके पढ़ते हैं। पहले पार्ट में तो हम लोग पढ़ते हैं जनरल एलिमेंट्स यानी कि सामान्य तत्व, और दूसरे में हम लोग पढ़ते हैं स्पेसिफिक एलिमेंट्स, विशिष्ट तत्व, बीमा अनुबंध के विशिष्ट तत्व।
ठीक है। अब जनरल एलिमेंट्स यानी कि बीमा अनुबंध के सामान्य तत्वों में हम क्या पढ़ेंगे, वो एलिमेंट्स जो कि बीमा अनुबंध में संविदा अधिनियम से आए हैं। संविदा अधिनियम में जो सामान्य तत्व है जो हर संविदा में होने चाहिए, तो वो बीमा संविदा में भी होंगे। तो इसमें क्या क्या सामान्य तत्व है संविदा अधिनियम 1872 के अकॉर्डिंग, वो हम लोग आज पढ़ेंगे। फिर है विशिष्ट तत्व जो बीमा अधिनियम 1938 के तहत पार्टिकुलरली किसी बीमा अधिनियम में पार्टिकुलरली किसी बीमा अनुबंध में होने चाहिए, वो क्या क्या है वो आ जाएंगे स्पेसिफिक एलिमेंट में, जो हम लोग नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। ठीक है, तो आज जो हम पढ़ने जा रहे हैं, ठीक है, आज जो हम पढ़ने जा रहे हैं वो पढ़ने जा रहे हैं हम जनरल एलिमेंट्स के बारे में। ठीक है, मैं डस्टर लेके आती हूँ। हाँ ठीक है, ये रहा। हाँ, तो आज हम लोग क्लास में क्या बात करेंगे, जनरल एलिमेंट्स के बारे में। अगली क्लास में हम इसके स्पेसिफिक एलिमेंट्स देखेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर मैं लिख देती हूँ एक बार, ये हो गए आपके सामान्य तत्व, जनरल एलिमेंट्स, फर्स्ट सेकंड आपके विशिष्ट तत्व, जो हो गए आपके स्पेसिफिक एलिमेंट्स। ठीक है, तो आज की क्लास में हम चर्चा किस पर करेंगे, जनरल एलिमेंट्स पर, इन पर चर्चा करेंगे। ठीक है, बीमा अनुबंध के सामान्य तत्व, जनरल एलिमेंट्स ऑफ इंश्योरेंस कॉन्ट्रैक्ट। ठीक है, फर्स्ट, टू और मोर पार्टीज, दो या उससे अधिक पक्षकार, दो या अधिक पक्षकार। बीमा अनुबंध में क्या, जैसे कि सामान्य अनुबंध कब बनता है, जब दो पक्षकार होता है। एक पक्षकार तो अनुबंध कर नहीं सकता ना भाई, कर क्या नहीं सकता, किससे करेगा, एक पार्टी तो हो नहीं सकती, तो कम से कम दो पार्टी होनी चाहिए अनुबंध करने के लिए। तो जैसे सामान्य अनुबंध में दो या दो से पक्षकारों का होना आवश्यक है, वैसे ही बीमा अनुबंध में भी दो या दो से अधिक पक्षकारों का होना आवश्यक है। और यहाँ पर ये पक्षकार कौन होते हैं, इन पर कौन पक्षकार होता है, एक पक्षकार तो होता है बीमाकर्ता यानी कि इंश्योरेंस कंपनी, और दूसरा पक्षकार कौन होता है, बीमित यानी कि इंश्योर्ड पर्सन। समझ में आ गई बात। फिर हम लोग बात करें पक्षकारों के बाद प्रपोजल की, प्रपोजल का भी होना आवश्यक है ना, प्रस्ताव का। भाई एक सामान्य अनुबंध में प्रस्ताव का होना, एक जनरल कॉन्ट्रैक्ट में प्रपोजल का होना बहुत आवश्यक है। ठीक है, तो इसी तरह से बीमा अनुबंध में भी प्रस्ताव होगा। अब बीमा, सवाल यह है कि बीमा अनुबंध में प्रस्ताव कौन करता है, बीमा अनुबंध में प्रस्ताव करता है इंश्योर्ड। कौन करता है, इंश्योर्ड यानी कि बीमित व्यक्ति। प्रस्ताव किसकी तरफ से किया जाता है, बीमित व्यक्ति की तरफ से किया जाता है। किसको किया जाता है, इंश्योरेंस कंपनी को किया जाता है। ध्यान देने की बात ये है, ठीक है ना। वो प्रस्ताव करता है, वो जो फॉर्म भर के देता है ना, लिखित में जो फॉर्म भर के दिया जाता है, वो फॉर्म जो है वो प्रस्ताव माना जाता है। फिर बात आती है थर्ड, एक्सेप्टेंस की। एक्सेप्टेंस यानी स्वीकृति की। ठीक है, अब यहाँ पर एक्सेप्टेंस के मामले में ध्यान देने की बात यह है, जैसे संविदा में एक पार्टी क्या करती है, प्रस्ताव करती है, और दूसरी पार्टी को उसे क्या करना पड़ता है, स्वीकार करना पड़ता है। स्वीकार करने के बाद वो अनुबंध का रूप ले लेता है, वो कॉन्ट्रैक्ट बन जाता है। ठीक है, अब यहाँ पर इंश्योरेंस की अगर हम लोग बात करें, इंश्योरेंस कॉन्ट्रैक्ट की, तो इंश्योरेंस कॉन्ट्रैक्ट में एक्सेप्टेंस की जाएगी इंश्योरेंस कंपनी के द्वारा, क्योंकि प्रस्ताव किसने करा था, इंश्योर्ड ने। अब इंश्योरेंस कंपनी जो है, इंश्योरेंस कंपनी ने उस प्रस्ताव को स्वीकार कर लिया। ये कब माना जाएगा, ध्यान देने की बात ये है। तो इंश्योरेंस कंपनी जो है, अब इंश्योरेंस कंपनी क्या करेगी, जैसे ही उसके पास प्रस्ताव आया बीमित का, जो बीमा करवाना चाहता है, तो वो क्या करेगी, उसको या तो इंश्योरेंस कंपनी कह सकती है कि भैया आप प्रीमियम जमा करवाएं। ठीक है, या तो आप प्रीमियम जमा करवाएं, या फिर कोई शर्त लगा सकती है उसके साथ में कि प्रीमियम जमा करवाएं और हमारी ये शर्त है। तो दोनों ही चीजें क्या मानी जाएगी, प्रति प्रस्ताव मानी जाएगी, काउंटर ऑफर। ठीक है ना, ये एक्सेप्टेंस नहीं मानी जाएगी। अब क्या इंश्योरेंस कंपनी क्या करती है, यहाँ पर इंश्योरेंस कंपनी क्या करेगी, इस इंश्योर्ड को प्रीमियम जमा कराने के लिए क्या कहेगी,
प्रीमियम जमा कराने के लिए कहेगी तो भी ये प्रति प्रस्ताव, ये भी स्वीकृति नहीं हुई है। और अगर इस प्रीमियम के साथ में वो कोई शर्त भी लगाना चाहती है तो लगा सकती है, ठीक है ना। दोनों ही क्या कहलाएंगे आपस में, प्रति प्रस्ताव कहलाएंगे। अभी तक स्वीकृति नहीं हुई है। अब इसके बाद में जैसे ही इंश्योर्ड ने प्रीमियम अमाउंट जमा करा दिया या उस शर्त को मान लिया, प्रीमियम अमाउंट जमा करा दिया, जैसे ही इंश्योर्ड ने क्या करा, अब इंश्योर्ड का नंबर आया, अब इंश्योर्ड ने क्या करा, प्रीमियम अमाउंट क्या कर दिया, पे कर दिया, प्रीमियम को पे कर दिया, प्रीमियम पे कर दिया। जैसे ही इस प्रीमियम को स्वीकार कर लिया जाएगा कंपनी के द्वारा कि भैया आपने प्रीमियम कर दिया, ठीक है, तब वो क्या माना जाएगा, एक्सेप्टेंस मानी जाएगी। तब वो क्या मानी जाएगी, यहाँ पर स्वीकृति पूरी होगी। तो कहने का मतलब हमने क्या देखा कि बीमा अनुबंध में स्वीकृति कब मानी जाएगी, बीमा अनुबंध में स्वीकृति तब पूर्ण होगी जब बीमा कंपनी के द्वारा प्रीमियम की राशि को स्वीकार कर लिया जाएगा। क्लियर हो गई बात। नेक्स्ट हम बात करते हैं एलिमेंट की। तो हमने क्या क्या देखा अभी, 2 और मोर पार्टीज हमने देख ली, प्रपोजल हमने देख लिया, एक्सेप्टेंस हमने देख लिया। अब हम लोग बात करेंगे 4th पॉइंट पे, कॉन्ट्रेक्चुअल कैपेसिटी की, संविदात्मक सक्षमता। संविदात्मक सक्षमता की बात करेंगे कि क्या क्या सक्षमता होनी चाहिए, क्या कैपेसिटी होनी चाहिए कॉन्ट्रैक्ट करने वाली पार्टी में। तो जैसे सामान्य जो संविदा है उसमें क्या एलिमेंट्स, क्या क्या चीजें होनी चाहिए, ठीक है। क्या होना चाहिए कि वो व्यक्ति मेजर होने चाहिए, वयस्क होना चाहिए, साउंड माइंड होना चाहिए, मेजर होना चाहिए, साउंड माइंड होना चाहिए यानी कि स्वस्थ मस्तिष्क वाला व्यक्ति होना चाहिए, और नॉट टू डिक्लेयर डिस्क्वालीफाई बाय लॉ, विधि द्वारा उसको निर्हर्त घोषित नहीं किया जाना चाहिए। तो सामान्य संविदा में हमें पढ़ते हैं कि जो व्यक्ति कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हैं वो मेजर होने चाहिए, साउंड माइंड होने चाहिए, डिस्क्वालीफाइड डिक्लेयर नहीं होने चाहिए लॉ के द्वारा। बीमा संविदा में भी उसी तरह से जो बीमा के जो पक्षकार है वो वयस्क हो, साउंड माइंड होने चाहिए और विधि द्वारा निर्धारित घोषित नहीं होने चाहिए। अब देखिए सवाल, बीमा करवाया जाना हो तो अवयस्क के लिए बीमा करवाने के लिए अवयस्क के पेरेंट्स उसकी तरफ से बीमा कर सकते हैं, या फिर जो उसके संरक्षक है, गार्जियंस है अवयस्क के, वो बीमा कर सकते हैं। फिर एक क्वेश्चन आपका ये राइज होता है कि ये जो आपकी कॉर्पोरेट बॉडीज है इनके लिए, इनकी भी तो प्रॉपर्टी का इनका बीमा करवाया जाता है। तो जो बॉडी कॉर्पोरेट का जो संरक्षक, जो प्रतिनिधि होता है, जैसे डायरेक्टर्स हुए, प्रमोटर्स हुए, वो अपनी तरफ से बीमा करवाते हैं, ठीक है ना। फिर हम बात करते हैं कंसेंट के बारे में। फिर हम बात करते हैं कंसेंट के बारे में यानी कि सहमति के बारे में। तो पार्टीज की जो है कंसेंट क्या होती है, सहमति। जैसे सामान्य अनुबंध में हम, सामान्य संविदा में हम पढ़ते हैं कि पक्षकारों की सहमति होनी चाहिए, यानी कि वो उनका एक मतैक्य होना चाहिए, एक ही भाव में होना चाहिए, किसी भी थिंग पर उनका सेम ऑब्जेक्टिव होना, जैसे चीज को समान भाव से समझना, है ना। सामान्य संविदा में हम पढ़ते हैं ना कि दुकानदार क्या बेचना चाहता है, वो कुछ और बेचना चाहता है, क्रेता कुछ और खरीदना चाहता है, दोनों समान भाव से सहमत नहीं हुए यहाँ पर। लेकिन इंश्योरेंस कॉन्ट्रैक्ट में भी सेम यही प्रोविजन है कि दोनों ही समान भाव में सहमत होने चाहिए। बीमित व्यक्ति किसी और चीज का बीमा करवाना चाहता है, बीमा करता कंपनी किसी और वस्तु का बीमा कर देती है, तो फिर वो कंसेंट नहीं मानी जाती है वहां पर, ठीक है ना। तो कहने का मतलब है दोनों का एक ही भाव में सहमत होना कंसेंट को फुलफिल करता है। तो दोनों एक ही भाव में सहमति हो। कंसेंट के बाद हम बात करेंगे फ्री कंसेंट की, ये भी उतनी ही इंपॉर्टेंट है। फ्री कंसेंट में स्वतंत्र सहमति। तो यहाँ पर पक्षकारों की जो है स्वतंत्र सहमति होनी चाहिए। स्वतंत्र सहमति कब होती है, जब वो फ्री होती है, किससे, फ्री फ्रॉम पोर्शन, फ्री फ्रॉम अनड्यू इन्फ्लुएंस, फ्री फ्रॉम फ्रॉड, मिसरिप्रेजेंटेशन एंड मिस्टेक। कोई भी सहमति स्वतंत्र सहमति कही जाती है जब उसमें ये तत्व नहीं होते। क्या नहीं होता, कोर्शन यानी कि वो उत्पीड़न से पूरी तरह से फ्री होती है, असमय असर से नहीं ली गई हो, धोखे से नहीं ली गई हो, मिसरिप्रेजेंटेशन यानी कि मिथ्या व्यपदेशन द्वारा नहीं ली गई हो, या फिर भूलवश नहीं दी गई हो। तो इस तरह से इन पांचों तत्वों से जो सहमति फ्री हो, कंसेंट जो होती है वो फ्री है, तो वो कंसेंट क्या कहलाएगी, फ्री
कंसेंट कहलाएगी। ठीक है, तो इस तरह से हमने देखा ये आपके 6 पॉइंट। फिर हम लोग आगे और कुछ एलिमेंट्स की बात करते हैं। देन वी विल डिस्कस अबाउट कंसिडरेशन यानी कि प्रतिफल। तो जनरल जो कॉन्ट्रैक्ट होता है उसमें जैसे कंसिडरेशन आवश्यक होता है ना। ठीक है, तो प्रतिफल यहाँ पर जरूरी है संविदा में। तो उसी तरह से जिस तरह हर संविदा के लिए प्रतिफल जरूरी है, बीमा की संविदा के लिए भी प्रतिफल आवश्यक है। तो बीमा अनुबंध में जो है वो कंसिडरेशन क्या होता है, इंश्योरेंस कंपनी के लिए तो कंसिडरेशन क्या हो गया, प्रीमियम अमाउंट। प्रीमियम की जो राशि होती है वो इंश्योरेंस कंपनी के लिए कंसिडरेशन हो जाएगी। और अगर हम इंश्योर्ड की बात करें यानी कि हम बीमित की बात करें तो उसके लिए क्या हो जाएगा, क्षतिपूर्ति का वचन। उसके लिए जो प्रॉमिस होगा, प्रॉमिस टू पे, इस तरह से लिख लो आप इसको, क्षतिपूर्ति का जो वचन होगा, प्रॉमिस टू पे, भुगतान करने का जो वचन होगा वो उसके लिए कंसिडरेशन माना जाएगा। तो इस तरह से यहाँ पर कंसिडरेशन भी इंपॉर्टेंट हो गया आपका। देन वी विल डिस्कस अबाउट लीगल ऑब्जेक्ट्स। विधिक उद्देश्यों की अगर हम लोग बात करें, ठीक है, तो यहाँ पर कॉन्ट्रैक्ट में क्या होना चाहिए, कोई भी कॉन्ट्रैक्ट लीगल कब होगा, जब उसके उद्देश्य कैसा होगा, विधिक उद्देश्य होगा, यानी कि अवैध उद्देश्यों के लिए तो संविदा नहीं की जा सकती है। जैसे चोरी करने के लिए, मान लीजिए किसी के साथ कोई धन का गबन करने के लिए, किसी की हत्या करने के लिए, कोई अपराध करने के लिए, इस तरीके के कार्यों की संविदा नहीं की जा सकती। ठीक उसी तरह अनलॉफुल एक्ट्स के लिए, अनलॉफुल ऑब्जेक्ट्स का बीमा भी नहीं करवाया जा सकता। बीमा क्या होना चाहिए, बीमा का क्या होना चाहिए, विधिक उद्देश्य होना चाहिए। फिर आपने संविधा में जैसे आप पढ़कर आए होंगे, इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में क्या पढ़ा आपने कि विधिक उद्देश्य जो है, कोई भी उद्देश्य जो है वो अवैध कब माना जाएगा, जब वो किसी अधिनियम के प्रावधानों का उल्लंघन करता हो, किसी अधिनियम के अनुसार वो अवैध हो, किसी अधिनियम के प्रावधानों को शून्य करता हो या निष्प्रभावी बनाता हो, किसी व्यक्ति के शरीर या संपत्ति को हानि पहुंचाता हो, ठीक है ना, या न्यायालय की राय में जो लोक नीति के विरुद्ध हो, अनैतिक हो। ये सभी उद्देश्य क्या होंगे, जो विधिक नहीं होंगे, अवैध उद्देश्य होंगे। तो ऐसे अवैध उद्देश्यों के लिए संविदा नहीं की जा सकती। ठीक उसी तरह ऐसे अवैध उद्देश्यों के लिए बीमा अनुबंध भी नहीं किया जा सकता। ठीक है, देन फिर हम बात करें अबाउट लीगल फॉर्मेलिटीज के बारे में, यानी कि विधिक औपचारिकताएं। ठीक है, विधिक औपचारिकताओं के बारे में हम बात करें जैसे, तो लीगल फॉर्मेलिटीज इंश्योरेंस कॉन्ट्रैक्ट के लिए जैसे सामान्य अनुबंध में क्या होना चाहिए कि साहब वो लिखित हो, पंजीकृत हो। इसी तरह से इंश्योरेंस कॉन्ट्रैक्ट भी जो है वो लिखित में होना चाहिए, पंजीकृत होना चाहिए, मुद्रांकित होना चाहिए। ठीक है ना, तो ये सारी की सारी लीगल फॉर्मेलिटीज भी इसमें भी कंप्लीट की जानी चाहिए। जैसे बीमा में वो प्रस्ताव करने के लिए एक लिखित में फॉर्म आता है, रिटर्न फॉर्म आता है, उस फॉर्म को भर के देना होता है। ठीक है ना, ओरली इंश्योरेंस नहीं करवा सकते हैं आप। तो इस तरह से जैसे यहाँ पर भी लीगल फॉर्मेलिटीज कंप्लीट होनी चाहिए कि साहब इसको स्टैम्प्ड होना चाहिए तो वो स्टैम्प्ड होगा, वो रिटर्न में होना चाहिए तो इट मस्ट बी इन रिटर्न। तो इस तरह की फॉर्मेलिटीज इसमें भी कंप्लीट होनी चाहिए। आज की क्लास में हमने कुछ जनरल एलिमेंट्स देखे जो कि सामान्य अनुबंध की तरह बीमा अनुबंध में भी विद्यमान है। ठीक है, उनको फॉलो किया जाना इंश्योरेंस कॉन्ट्रैक्ट के लिए जरूरी है। ठीक है, आज के लिए इतना ही। अगली क्लास में अब हम लोग इसके सेकंड टॉपिक के बारे में बात करेंगे, स्पेसिफिक एलिमेंट्स के बारे में। तब तक थैंक यू ऑल ऑफ यू।